माँ का होता है, और भाषा को हमेशा मातृभाषा कहा गया, मातृ से जोड़ा गया है। इसका कभी पितृभाषा शब्द नहीं सुना होगा आपने। इसका मतलब है कि इस धरती पर, इस दुनिया में, हमारे अस्तित्व में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो माँ है, उसके समकक्ष जो हमारी भाषा है। क्योंकि हम भाषा जो सीखते हैं वो सबसे पहले अपनी माँ से सीखते हैं। हमारी आवाज आप लोगों के पास पहुंच रही है ना? जी सर। यस सर। तो भाषाएं जो होती हैं वो अभिव्यक्ति की माध्यम होती हैं। हमें किसी के सामने प्रस्तुत करने के लिए अपनी भावनाएं, भाषा ही वो टूल है जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की बातचीत, व्यवहार, जो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा सा देश, बहुत विविधतापूर्ण देश है, जो हमारे देश की खूबसूरती है और हमारे देश की विशेषता भी। तो जैसे हमारी मातृभाषा, जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें हम सब कुछ अपना जिस भाषा में करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम मनुष्य हैं, वैसे ही देश को एक आइडेंटिटी मान लिया जाए तो उसकी भी एक भाषा होनी चाहिए। चूंकि हम विविधतापूर्ण देश में रहते हैं तो हमारे यहाँ ढेर सारी भाषाएं हैं। ऐसे में हमारे देश की किसी एक भाषा को देश की भाषा बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम रहा है। लेकिन देश की आजादी के समय में हमारे महापुरुषों ने हिंदी को वो स्थान दिया कि जो देश अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, वो जो भाषा होगी वो हिंदी। ये चुनौतीपूर्ण काम उन लोगों ने किया। इसका अर्थ कतई नहीं है कि हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया और बांग्ला आदि भारतीय भाषाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कतई नहीं है। सारी भाषाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और समृद्ध हैं। लेकिन हिंदी के साथ एक जो विशेष चीज थी कि हमारे देश में बहुतायत लोगों की भाषा हिंदी थी। तो हिंदी को ये फायदा मिला कि पूरे देश की भाषा यदि किसी एक को बनानी है, तो यदि हम तमिल, जो कि एक शास्त्रीय भाषा है और वो हिंदी के समकक्ष है, उसका विपुल साहित्य है, बहुत पुरानी भाषा है। सारी भारतीय भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। सारी भाषाओं की आदि जननी संस्कृत है। तो ऐसे में हिंदी को, और हमारे संविधान में जब राजभाषा बनाया जा रहा था हिंदी को, तो ये प्रावधान किया गया कि धारा 351 में कि हिंदी का विकास इस रूप में किया जाए कि सामासिक संस्कृति के अभिव्यक्ति के माध्यम बन सके। भारत की सामासिक संस्कृति की के अभिव्यक्ति की माध्यम। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी हिंदी का निर्माण करना चाहते हैं कि जो बंगाल की भी अपनी भाषा हो, कर्नाटक की भी हो, केरल की भी हो, तमिलनाडु की भी। इस क्षेत्र में लगातार, मतलब इस दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन पूरे देश की भाषा हिंदी होगी, और हिंदी होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें रोजगार के अवसर भी पर्याप्त होंगे। और ढेर सारी हमारी भाषा की विशेषता है, जैसे कि जैसा हम बोलते हैं, दुनिया की एकमात्र भाषा है कि हर एक ध्वनि के लिए एक वर्ण है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसकी लिपि, जो देवनागरी लिपि है, वो इतनी वैज्ञानिक लिपि है कि जैसे किसी अक्षर के नीचे
मात्रा लगानी है, छोटाऊ की या बड़ाऊ की मात्रा लगानी है, तो वो वहीं के नीचे लग जाएगी, उसके बगल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका अर्थ हुआ कि एकदम संक्षिप्त है। हालांकि जो जितनी टेक्नोलॉजियां आई हैं वो हमारे यहाँ पैदा नहीं हुई हैं, इसलिए उसमें उपयोग करने में कठिनाई आती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि मतलब उनके शोधों में ये पाया गया है कि कंप्यूटर सबसे ज्यादा तेज संस्कृत भाषा में काम कर सकता है। और यदि संस्कृत ही जननी है हिंदी की, तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे हम जितना यूज टू अंग्रेजी में काम करते हैं कंप्यूटर में, वैसा हिंदी में भी हम काम करेंगे। तो हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है, और इसका महत्व इस तरह से भी हम लगा सकते हैं कि यदि हम किसी की उधार भाषा में बोलेंगे, जैसे हम अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, और यदि आज भी अंग्रेजी को ज्ञान के लिए तो हम अंग्रेजी सीखें, यदि हम किसी भाषा के विद्यार्थी हैं तो हमें एक भाषा, आज ऐसी स्थिति नहीं है कि एक भाषा से काम हो जाए, हमें कई भाषाएं सीखनी है। लेकिन जो हमारी पहचान होगी वो हमारी अपनी भाषा होगी। तो इसलिए हिंदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे मैं बात करूंगा रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर पर दो प्रकार से मैं व्याख्यान दे सकता हूं आप लोगों के सामने। एक तो ये मैं कह दूं कि जैसा कि अभी मैं कहता आया हूं कि हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है, और उसी महत्वपूर्ण को स्थापित करते हुए, गोल गोल बातें करते हुए कि बहुत अच्छी है, बहुत रोजगार के अवसर हैं, देखिए मैं नौकरी कर रहा हूँ हिंदी पढ़ करके, हिंदी में हमने पीएचडी करी है। एक तो ये हुआ, और एक जो इसकी सच्चाई है कि जितने लोग हिंदी पढ़ते हैं उस हिसाब से रोजगार का इस क्षेत्र में बड़ा संकट है। और उस संकट का कारण भाषा नहीं है, उस संकट का कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं इसलिए हैं कि इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद हम क्या करते हैं कि दूसरी चीजों के लिए, जैसे अब मान लीजिए कि एक बच्चा है, जो आप लोगों में से भी कोई होगा ऐसा कि बैकग्राउंड साइंस रहा होगा, इंटर तक वो व्यक्ति साइंस पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ रहा होगा, उसके बाद रिसर्च करेगा हिंदी में। तो वो उस समय जब वो हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा था, या आप कल्पना करें कि एक साइंस का विद्यार्थी जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ता है, तो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सर आपकी वॉइस बंद हो गई है। कॉल आ गई। तो जितना समय जो लड़का अंग्रेजी, विज्ञान और गणित पढ़ने में देता है, उतना क्या हिंदी पढ़ते हुए देता है? अक्सर हिंदी के लिए लोग कहते हैं कि अच्छा हिंदी का पेपर है, ठीक है एक दिन मैं पढ़ूंगा, अगले दिन पेपर दे दूंगा, और नंबर भी बढ़िया मिल जाते हैं। और नंबर बढ़िया मिलने का कारण ये है कि बचपन से वही हिंदी हम लोग सीखते, पढ़ते, जानते आए हैं, तो उसमें हमें अभिव्यक्त करने में कोई समस्या नहीं आती है, तो उसको बहुत हम इजिली लेते हैं। तो जब हम इजिली लेते हैं तो वैसे ही अपने आप को तैयार कर पाते हैं। जब वैसे ही हम तैयार कर पाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने एमए कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो एक बार हमें ये झांकना चाहिए कि ये डिग्रियां लेने के लिए इसी दूसरे विषयों में यही डिग्रियां लेने के लिए जितना मेहनत कर करके लोग लेते हैं, जैसे एक इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, जितने देर तक वो अपने आप को 12 घंटे 10 घंटे हॉस्पिटल में जा करके जो जितना उपयोग करता है, उतना क्या
हम उपयोग करते हैं, और जब हम उपयोग नहीं करते हैं अपने अपने ज्ञान का, और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम कमजोर रहेंगे, और हम कमजोर होंगे तो हमारा मूल्य नहीं होगा, हमारा मूल्य नहीं होगा तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा। तो हिंदी पढ़ने वालों के साथ बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है, और वो संकट खुद अपना है। यदि हम अपने आप को दूसरी भाषाओं, दूसरे विषयों की जितना मेहनत अपनी भाषा में जब करेंगे, अपने विषय में करेंगे, तो ये संकट दूर हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हिंदी भाषा में संकट नहीं है, हमारे मेहनत में संकट है। तो जब हम मेहनत करेंगे तो रोजगार के ढेर सारे अवसर हमें मिलेंगे। आज पूरे विश्व में हिंदी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका एक प्रमुख कारण है कि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है और उपभोक्ता देश है, जो हमसे अपने आप को ज्यादा तैयार कर लिए हैं देश, वो अपने जो सामान बनाते हैं वो बेचने के लिए उनको भारत आना पड़ता है। और जब भारत आएंगे अपना सामान बेचने, आप सोच लीजिए कि जब अंग्रेजों को शासन चलाना था तो उन्होंने हिंदी सीखी। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। गिलक्राइस्ट उसके अध्यक्ष थे, भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत काम किया है। तो जब शासन चलाने के लिए, वो दौर कुछ दूसरा था, लेकिन आज हम पर कोई शासन नहीं चला सकता। आज हमारे यहाँ फायदा लेने आता है, जाहिर सी बात है कि उसको हिंदी सीखनी होगी, हमारी भाषाएं सीखनी होगी। तो जितना विकास होगा उस हिसाब से ये सारी चीजें, अभी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति कहती है कि मातृभाषाओं में शिक्षा दी जाए, प्राथमिक शिक्षा। उसका कारण ये है कि बच्चे के एक सीखने की उम्र होती है, और यदि उस सीखने के उम्र में उसने सीखा नहीं तो फिर आगे जाके वो सीख नहीं पाएगा। और यदि उस उम्र में हम बच्चे को भाषा सीखने पे, भाषा सीखने के लिए मजबूर कर देते हैं, कि जैसे हमें कुछ सीखना है, हमें विज्ञान पढ़ना है, हमें विज्ञान अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना है, तो पहले वो अंग्रेजी सीखेगा जो हमारे जैसे हिंदी क्षेत्र जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, या पंजाब में पंजाब, गुजरात, यहाँ का जो बच्चा होगा, पहले वो अंग्रेजी सीखने में अपनी सारी क्षमता खत्म कर देगा। जब उसकी सारी क्षमता खत्म हो जाएगी तो वो विषय ज्ञान कैसे ले पाएगा। तो इसलिए क्षमता खर्च ना हो अनावश्यक रूप से, उसकी क्षमता उस ज्ञान को सीखने में खर्च हो, इसलिए अपनी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। और उसके बाद आगे की शिक्षा दो माध्यम में, वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से ये करने की बात है कि उसके बाद इंटर तक जाते जाते बच्चा निर्धारित कर लेगा कि हमें किस माध्यम से आगे बढ़ना है। जैसे कि एक समय था जब 2010 के पहले, 2010 के पहले और 5 साल पहले, 2010 के पहले यूपीएससी की परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत आगे आते थे। वो जो जितना मेहनत करता था उनको नौकरी मिलती थी। लेकिन सी सेट और ये वो जैसे अंग्रेजी को महत्वपूर्ण जब बनाया गया, तो जितने गांव की तरफ के लोग थे वो धीरे धीरे छटते गए, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं है कि वो अपने आप को तैयार कर सके। अंग्रेजी भाषा बुरी नहीं है, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए कोई भी भाषा, जिस भाषा में आपको ज्ञान मिल रहा है उस भाषा में आप ज्ञान लीजिए। अब तो मल्टी डिसिप्लिनरी का जमाना है, अंतर विषयक चीजें हैं, तो हम एक माध्यम से तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस हिसाब से, और 5 साल पहले सीपीएमटी की परीक्षाएं हुआ करती थी, ढेर सारे गांव के बच्चे 50 के, मतलब 50 रैंक के अंदर दिख जाते थे। आज जब से नीट आ गया, नीट में ये बहुत कहा गया कि
ये रोक लगेगी, ये सारी चीजें बहुत बहुत सरकार जो कुछ भी लाती है वो अच्छे उद्देश्य के साथ लाती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना गड़बड़ हो जाता है कि उसका परिणाम बड़ा उल्टा निकलने लगता है। तो अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं, आज ही के और कल के अखबार में ये न्यूज है। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना होगा, अपनी भाषा में इतना दक्ष होना पड़ेगा, अपने विषय में इतना दक्ष होना पड़ेगा कि हमें लोग पूछें, लोग बुलाएं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं और इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अभी जो मैं आगे बताऊंगा कि अध्यापन का क्षेत्र है, अध्यापन का आदर्श क्षेत्र है, प्राथमिक से लेकर के उच्चतर शिक्षा तक हिंदी में अध्यापन करने का के अनेक अवसर हैं। नवोदय विद्यालय, ये केंद्रीय विद्यालय, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी शिक्षक की भर्तियां हुआ करती हैं। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे कुछ कुछ जगहों पे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी की परीक्षा देनी है तो हिंदी के साथ इंटर में बच्चे को संस्कृत पढ़ना है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हिंदी में एक भाग के रूप में संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। तो हिंदी के टीचर से अपेक्षा की जाती है कि वो जो भाग संस्कृत का भाग होगा हल्का सा, उसको भी वो हिंदी का टीचर पढ़ा सके। इसलिए यदि टीजीटी यानी हाई स्कूल स्तर का टीचर बनना है तो उसको इंटर में संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, तभी वो बीएड करने के साथ अध्यापन के क्षेत्र में टीजीटी का टीचर बन सकता है। और यदि इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनना है, प्रवक्ता बनना है, तो उसको ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ा होना चाहिए और उसके बाद बीएड किया जाना। तो इस प्रकार से वो प्राइमरी में टीचर बन सकता है, बीटीसी करके भाषा का अध्यापक बन सकता है, टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक जिसको कहते हैं, पीजीटी प्रवक्ता बन सकता है। उसके बाद एक परीक्षा होती है, आप लोग यदि एमए के विद्यार्थी हैं, एमए में यदि आप 50% से ज्यादा अंकों के साथ डिग्री प्राप्त करते हैं तो आप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की परीक्षा दे सकते हैं। यूजीसी जिसको पहले कंडक्ट करता था, यूजीसी की परीक्षा है, लेकिन अब एनटीए एक संस्था है परीक्षा कराने की, वो कराती है। और प्रतिवर्ष 2 बार ये परीक्षा आयोजित होती है और उस परीक्षा में जो पास होता है, 6% जितने लोग शामिल हुए उसमें से 6% लोगों को वो पास कराते हैं। और जितने लोग पास होते हैं वो किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने की अर्हता रखते हैं। और इसी परीक्षा में कुछ निर्धारित है कि जैसे इस समय लगभग 4000 लोगों को एक बार की परीक्षा होती है, तो 4000 लोगों को यूजीसी शोध वृत्ति देती है, जेआरएफ और एसआरएफ के रूप। 2 साल तक व्यक्ति जेआरएफ होता है, उसके बाद 2 साल के बाद एसआरएफ होता है। इस समय जेआरएफ 25,000 रुपए संभवतः जेआरएफ की स्कॉलरशिप है और 28,000 रुपए एसआरएफ की स्कॉलरशिप। तो जेआरएफ पास करने के बाद, नेट पास करने के बाद जेआरएफ के साथ आप किसी विश्वविद्यालय में जब रिसर्च करने जाते हैं तो आपको लगभग 40,000 रुपए, दिल्ली में लगभग 40,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है। केवल पढ़ने के पैसे मिलते हैं और 5 साल मिलते हैं। और 5 साल मिलते हैं और उसमें यदि आपने बहुत उत्कृष्ट शोध किया, अपनी थीसिस लिखी, तो उससे उसको आप किताब के रूप में छपवा सकते हैं।
उससे आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। और उसके बाद फिर अध्यापन के क्षेत्र में जा सकते हैं नेट की वजह से, या पीएचडी करने के लिए पीएचडी भी अनिवार्य कर दी गई है कि पीएचडी भी होना चाहिए 2021 के बाद से। तो पीएचडी करते हुए, तो ये अध्यापन के ये क्षेत्र हैं जैसा कि कुछ मैंने बताया। और ये चीजें जहां मतलब मान लीजिए कि आप लोग छात्र हैं, और यदि जहां जरूरत पड़े कि हाँ हमें इसमें जानकारी और लेनी है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा कि जब हम व्याख्यान खत्म करेंगे तो उस समय आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी जिस भी प्रकार की जिज्ञासा होगी। दूसरा एक क्षेत्र है, चूंकि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, तो केंद्र सरकार के जितने प्रतिष्ठान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपना सारा काम हिंदी में करें। इस हिसाब से हमारे देश को भाषाई आधार पे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क क्षेत्र में वो सभी प्रदेश आते हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है, जिनके काम हिंदी में होते हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं हिंदी है। इनका सारा कामकाज, सरकारी कामकाज हिंदी में होता है, तो इनको क क्षेत्र के अंतर्गत माना गया है। और जिन प्रदेशों में दूसरी राजभाषा हिंदी है, पहली उनकी अपनी भाषा है, जैसे पंजाब में और राजस्थान में, पंजाब में और गुजरात में, महाराष्ट्र में, इनकी दूसरी भाषा हिंदी है, राजभाषा, तो इनको ख क्षेत्र के अंतर्गत बनाया गया। उसके बाद जिनकी भाषाएं हिंदी से इतर हैं, जैसे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं और पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये ग क्षेत्र में आते हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग है, वो प्रतिवर्ष निर्धारित करता है कि इतने इतने लक्ष्य हैं हिंदी में काम करने का, जैसे पत्राचार हुआ, टिप्पणी लेखन हुआ, ये सारी चीजें। इसके लिए सारे सरकारी प्रतिष्ठानों में एक राजभाषा विभाग होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे उस संस्थान से हिंदी में काम करवाए। वो अधिकारी नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में होता है कि उससे उसको सबसे छोटे कर्मचारी क्लर्क से लेकर के सबसे बड़े कर्मचारी, जो संस्थान प्रमुख होगा, उससे उसके काम करवाने की जिम्मेदारी होती है। और उसमें कुछ 14 प्रकार के कागजात होते हैं जो संविधान में वर्णित हैं कि जिनको द्विभाषी जारी करवाना अनिवार्य होता है। तो ये देखने की जिम्मेदारी होती है कि किसी विभाग से यदि कोई परिपत्र जारी हुआ, चाहे कोई निविदा निकली, चाहे कोई विज्ञापन हुआ, तो वो दोनों भाषाओं में जारी हुआ कि नहीं, और बाकी दूसरे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना कि वो अपना काम हिंदी में कर सकें। इतना दक्ष बनाना, इतने दक्ष बनाने के लिए सबसे पहले वही बात जहां से हमने शुरू की थी कि सबसे पहले अपने दक्ष होना पड़ेगा, तब आप किसी को दक्ष बना पाएंगे। और जब किसी को दक्ष बनाने की क्षमता आप में रहेगी, तो आपको रोजगार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोजगार खुद आपको बुलाएगा। तो एक दूसरा ये जो क्षेत्र है राजभाषा विभाग में कार्यरत होने के लिए, इसमें चूंकि अंग्रेजी से हमें प्रतिस्थापित करके अंग्रेजी की जगह हिंदी को प्रतिस्थापित करना है, तो इसकी जो योग्यता होती है, हिंदी विषय में आप एमए किए हों और हिंदी के साथ अंग्रेजी विषय में बीए किए हों, क्योंकि अनुवाद का काम है उसमें। तो यदि दोनों भाषाओं का ज्ञान रहेगा तभी आप इसमें काम कर सकेंगे। तो उसकी जो योग्यता है, एमए हिंदी विषय में होना चाहिए। कहीं कहीं, जैसे मैं गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यरत हूँ, तो हमारे यहाँ ये है कि हिंदी विषय में 60% अंक लाना होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अन्य जगहों पे ऐसा नहीं है, आप एमए पास हैं और बीए में अंग्रेजी है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। बैंकों में आईबीपीएस के माध्यम से
परीक्षाएं होती हैं, जैसा कि पीयूष जी ने बताया कि मैंने बैंक में काम किया है, तो मैं बैंक में उसी परीक्षा को पास करके मैं बैंक में गया था। और मुझे लगता है कि वो सबसे निष्पक्ष परीक्षा होती है। उसमें यदि आप मेहनत से जाएंगे तो मुझे लगता है कि नौकरी मिलना बहुत आसान है, क्योंकि इसका अनुभव है। वहां भी यही काम करना होता है, बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन का काम करना होता है, और कुछ जो अनुवाद होते हैं वो अनुवाद उपलब्ध कराना होता है, और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होता है कि वो अपना काम खुद हिंदी में कर सकें। और हिंदी को बढ़ाने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, और प्रेरणा और प्रोत्साहन से आगे बढ़ाने के लिए सरकार कहती है, इसलिए किसी को दंड देने का प्रावधान नहीं। बहुत अच्छी सी नौकरी है, इसमें भी कैरियर बनाया जा सकता है। इसके अलावा अनुवाद, अनुवाद तो आज के समय में इतना व्यापक हो गया है कि बस आपको दक्ष बनाने की जरूरत है। कोई व्यक्ति कहीं नौकरी नहीं करता है और घर बैठे लाखों रुपया अनुवाद के माध्यम से आज वो प्राप्त कर रहे हैं। बस उसके लिए क्या जरूरी है कि अपनी योग्यता उत्कृष्ट बनाए रखें। हिंदी के साथ किसी एक अन्य भाषा का ज्ञान, यदि सरकारी कामकाज करने हैं तो अंग्रेजी का ज्ञान, और सरकारी के अलावा अन्य काम में भी अनुवाद के क्षेत्र में काम करने हैं तो भारत की या भारत के अलावा किसी भी देश की महत्वपूर्ण भाषा का एक ज्ञान होना चाहिए। जैसे आज के समय में चीनी बहुत मांग है कि चीनी भाषा जिसको आती हो और हिंदी आती हो, उसको यहां से लेकर के चीन तक रोजगार के अपार अवसर है, बशर्ते कि हमें पता होना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए समय रहते हुए। हमने पूरी पढ़ाई कर ली, उसके बाद हम चलेंगे चीनी सीखने, तो ये संभव नहीं है। पढ़ते समय सबसे ज्यादा अवसर रहता है कि आपको कुछ करने के लिए। पीयूष जी हमारे अनुज रहे हैं विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने भी पढ़ाई करी है। वहां का एक ऐसा एटमॉस्फियर है, ऐसा वातावरण है, मालवीय जी ने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट पर उसको तैयार किया है कि एक आर्ट्स का विद्यार्थी यदि वो बताए नहीं कि मैं आर्ट्स में पढ़ता हूं, वो बताए कि मैं बीएसयू का हूं, तो उसके ज्ञान से ये पता करना कि वो आईटी का है कि मेडिकल का है कि साइंस का है, ये पता लगा पाना मुश्किल होता है जब तक कि उसके गूढ़ ज्ञान को न परखा जाए। और उसका आपकी कारण आवाज नहीं आ जी आ रही है सर, आवाज आ नहीं रही आ है। आवाज नहीं आ रही। सुनाई दे रहा? जी जी बिल्कुल, किसी को कंफ्यूजन था। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये जो विश्वविद्यालय या ये जो कॉलेज जैसे प्रतिष्ठान हैं, ये अपने आप में हमें दिशा देते हैं कि हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है। मुझे नहीं पता है कि पीयूष जी किस विषय में पढ़े हैं। बस पीयूष जी को मैं पहचानता हूं कि ये विश्वविद्यालय में हमारे साथ पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें ये है कि किसी विषय पर हमें बात करना होगा तो मैं पीयूष जी को भी फोन मिला सकता हूँ कि पीयूष जी ये चीज है, इस पर हमें आपसे बातचीत करनी है। उसका कारण है कि उसका जो स्वरूप उसने हमें तैयार किया है, तो मैं ये सोचता हूं कि पूरे देश के जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और हों, वो इस प्रकार के हों कि अपने बच्चे को ऐसे तैयार करें कि जब वहां से बच्चा निकले तो उसके सामने रोजगार का संकट दिखाई ना दे। वो यदि हिंदी विषय का विद्यार्थी है तो जो अंग्रेजी विषय की मैम हो या सर हो, जब
वो निकले तो उसको ये लगे कि मैं इनका भी विद्यार्थी रहा हूं, उनसे भी कुछ न कुछ हमने ग्रहण किया है। और जब इस प्रकार की चीजें होंगी तो अनुवाद जैसी चीजें या अनुवाद का क्षेत्र बहुत आसान हो जाएगा। भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कह रहा हूं कि किसी भी प्रतिष्ठान में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तो मुख्य रूप से पढ़ाई जाती है, उसके विभाग होते हैं, और यदि एक दूसरे से मिलते जुलते रहें तो उतना ज्ञान हो जाएगा कि उनको फिर आगे अपना रास्ता तय करने में, चुनने में बहुत सहूलियत हो। अंग्रेजी, जापानीज, रसियन, इन सब भाषाओं में से किसी एक भाषा का, हिंदी के अच्छे ज्ञान के साथ किसी एक भाषा का सामान्य ज्ञान कोई व्यक्ति रख ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसको अपने पर हीन भावना के तरीके से ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नहीं हमने तो हिंदी विषय में पढ़ाई की। भाइयों और बहनों, हमें इस आजादी में मोदी का साथ देना है। वाह 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 मोदी जी। पीयूष जी, ये कौन है? सर मुझे जानकारी नहीं, मैंने म्यूट कर दिया। ऐसा मैंने म्यूट कर दिया सबको। बेटा बिहेव योरसेल्फ। माफ कीजिएगा सर, प्लीज सॉरी कंटिन्यू। प्लीज। भाई देखिए, हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं और हर प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, इनको यदि नहीं अच्छा लग रहा है या इनके उपयोग या इनके लाभ की बात नहीं हो रही है तो ये मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, या नहीं छोड़ के जाएं तो भी मजबूर नहीं है सुनने में। ये तो ऑनलाइन माध्यम में एक ये फायदा है कि यदि हम किसी को सुनना चाहते हैं तो हम सुने, और नहीं सुनना चाहते हैं तो नहीं सुने। सही कह रहे हो सर आप। तो मैं ये आपके बता साथ कह रहे हो। हिंदी पढ़ करके भी अपने आप को, अपने आप का मूल्य कितना बढ़ाया जा सकता। मूल्य कहने का मतलब मैं ये नहीं कह, पैसे की बात नहीं कर रहा, गुणात्मक हमारा मूल्य कितना हो सकता है, बशर्ते कि हमें दूसरे विषयों जैसा हिंदी में काम करना पड़े, हिंदी को भी उतना ही महत्व। आज के समय में जैसे पत्रकारिता का क्षेत्र, हिंदी पत्रकारिता, पहले बहुत सीमित संसाधन थे कि आप किसी समाचार पत्र से जुड़े हैं, किसी ये चैनल से जुड़े हैं तभी पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में बड़ा आसान हो गया है। आपके पास अच्छी भाषा हो, माइक लेकर रोड पे निकल जाइए, बहुत लोग निकलते हैं, और यूट्यूब और अन्य माध्यमों से बहुत पैसे कमाई कर रहे हैं। इन सारी चीजों के पीछे बस एक चीज है कि हमें अपने आप को दक्ष बनाना है, हमें अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण बनाना है कि हम किसी के सामने प्रस्तुत हों तो कोई ये ना कहे कि नहीं इसको सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको अच्छा ना लगे, लेकिन बहुतायत लोग मिलेंगे। यदि आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं तो बहुतायत लोग मिलेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। ये जो सृष्टि है वो सहयोग से ही चलती है। जो हमारा जीवन है वो सामुदायिक जीवन है, हम अकेले कभी मजबूत नहीं हो पाते। नहीं तो एक व्यक्ति घर में पढ़ाई करता, आज के समय में तो ढेर सारी चीजें हैं, उसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती और वो परीक्षा देता, पास हो जाता, अच्छे नंबरों से पास हो जाता, नौकरी पा जाता। लेकिन नौकरी के बाद तो उसे इस समाज में आना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। तो इसलिए वो स्कूल तैयार करवाते हैं, कॉलेज तैयार करवाते हैं उनको कि वो उस प्रकार के हो सके कि जीवन के हर मोड़ में उनको कठिनाइयां का सामना न करना पड़े। रेडियो जॉकी है, यदि बहुत बढ़िया आप बोलते हैं
तो रेडियो पर हिंदी में बोल सकते हैं, समाचार वाचक बन सकते हैं। यदि अपने आप को इन जो प्रतिष्ठित रोजगार हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इन सारे माध्यमों से इतना बढ़िया आपने अपने आप को तैयार कर लिया कि लोग आपको बुलाएंगे कि आप हमारे यहाँ आइए और इस विषय पर व्याख्यान दीजिए। आज के समय में हिंदी केवल हिंदी की नहीं रह गई है। यदि आप बहुत बढ़िया हिंदी के साथ विज्ञान विषय को जानते हैं, बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी की परीक्षा हिंदी माध्यम से, पढ़ाई हिंदी माध्यम में करवाने की बात चल रही है, इस बार से होना है। तो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होगा तो आप इंजीनियरिंग का क्लास या इंजीनियरिंग विषय पर व्याख्यान दे सकते हैं। यदि रचनात्मक लेखन में बहुत आप बढ़िया हैं तो टीवी सीरियल्स में कहानियां लिख सकते हैं, ये फिल्मों के डायलॉग लिख सकते हैं, गीत लिख सकते हैं। पुराने जमाने के जो लोग हैं, एक उपन्यासकार हैं राही मासूम रजा। राही मासूम रजा ने ये महाभारत जो पहली बार बना था, महाभारत के सारे संवाद जो हैं वो उन्होंने लिखा था। और महाभारत को देखते हुए एक महाकाव्य को पढ़ने जैसे अनुभूति होती है। उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव है, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है। और यदि आज के समय में कोई हिंदी का विद्यार्थी अपने आप को वैसा मजबूत बनाए तो मैं ये नहीं मान सकता कि उसके सामने रोजगार का संकट आ सकता है। वो अपने आप को तैयार कर ले तो रोजगार का कोई संकट नहीं। और आने वाले समय में हिंदी की व्यापकता इतनी बढ़ने वाली है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के अन्य क्षेत्रों में भी, कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और बाकी जो लोग हैं, यदि अपने आप को दूसरे विषयों के तुलना में अपने आप को तैयार किया उन लोगों ने, तो वो उन विषयों के रोजगार के अवसर के साथ बढ़िया से टक्कर ले सके। आजकल ढेर सारे यूट्यूब पे छोटे छोटे 2-2 मिनट का कंटेंट बना करके, जैसे किसी ऐतिहासिक स्थल पे गए या कहीं घूमने गए, उसका वीडियो बना करके हिंदी में उसको डालते हैं। बहुत लोग देखते हैं उसको, उससे भी बहुत उनकी आय होती। तो अब ये कहना कि जो हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके सामने रोजगार का संकट है, जैसा कि मैंने शुरुआत किया था, ये कतई मतलब विश्वास करने वाली बात नहीं है। और जब तक हम इस चीज से भागते रहेंगे कि नहीं, हमें एक रात पढ़ करके जा करके अगले दिन पेपर दे देना है और पास हो जाना है अच्छे नंबरों से, और सारी डिग्रियां हिंदी की अधिकतम पा लेना है, तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे। हमें कहना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत संकट है, हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, जैसा कि मैंने बताया, अध्यापन का क्षेत्र, अनुवाद का क्षेत्र, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के प्रतिष्ठानों में जो राजभाषा विभाग है, राजभाषा कार्यान्वयन का क्षेत्र, रचनात्मक लेखन, हिंदी पत्रकारिता, समाचार पत्रों में लेखन, मतलब लोग फ्रीलांसिंग करके जो प्रतिष्ठित अखबार हैं उनमें अपना लेख दे करके उन लेखों का बहुत बढ़िया वो पैसे देते हैं। एक लेख का, जो जनसत्ता हुआ, दैनिक जागरण हुआ,
अमर उजाला हुआ, ये सारे समाचार जो पत्र हैं, दैनिक भास्कर हुआ, उनमें जो एक एक लेख छपते हैं उनके बहुत बहुत अच्छे अच्छे पैसे देते हैं। बस आप में वो क्षमता आनी चाहिए कि हम किसी अपना लेख लिख करके किसी को भेजें, किसी समाचार पत्र को, तो वो वापस न लौटाए या बिना देखे हुए छोड़ न दे, उसको छापना पड़े। इतनी गहराई होनी चाहिए उसमें। तो यही कुछ बातें थी कि जिससे कि हम इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं, हिंदी भाषा या हिंदी माध्यम से भी, हिंदी माध्यम से पढ़ाई लिखाई करके ढेर सारी परीक्षाओं को आप पास कर सकते हैं। ढेर सारी परीक्षाओं में हिंदी विषय का एक पेपर होता है बकायदे, उसके नंबर होते हैं। यदि हिंदी विषय का बालक उस परीक्षा के लिए तैयारी करता है तो अन्य प्रतियोगियों से वो इस रूप में आगे होता है कि ये जो 100 नंबर का पेपर है उसमें बाकी लोगों से, जो लोग हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं, उनसे ज्यादा नंबर लाएगा। वो इसलिए है कि ये हमारी देश की भाषा है। हमारा पूरा देश इस भाषा में काम करने का में प्रयासरत है। आजादी के बाद से अब तक अनवरत ये चीजें चल रही हैं। अब इसमें हमारे व्याख्यान में मैं लगभग पूरा कर चुका हूं, और इसमें यदि किन्हीं को भी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो किसी भी प्रकार की, तो वो हमसे पूछ सकते हैं, या आज ही नहीं कभी भी यदि कोई जरूरत हो तो पीयूष जी के माध्यम से हमसे संपर्क किया जा सकता है, कि जैसे कि उनका मार्गदर्शन किया जा सके। पीयूष जी किन्हीं का प्रश्न हो तो। विद्यार्थियों, अगर आपके कोई सवाल हैं जो भी सर ने बताए उससे संबंधित, या कुछ और भी ज्यादा आपके मन में कोई जिज्ञासा आ रही हो, तो आप हैंड्स करके और हैंड रेज कर सकते हैं, देन हम आपका नाम बुलाएंगे, या आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। यदि जिज्ञासा नहीं तो वो अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं, ये कि जैसे देखिए, हिंदी भाषा का मामला ये है ना कि ये हमारे बचपन से हमारे अंदर रची बसी है। तो हो सकता है कि किन्हीं के कुछ कोई, जैसे मैंने अपनी बातें रखी आपके सामने, आप लोगों के सामने, वैसे ही बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ हम ये चीज ऐसे करेंगे, तो अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं, उसमें उनका मार्गदर्शन किया जा सकता है इस प्रकार से। जैसा भी हो, किसी किसी के कोई प्रश्न हो तो रखें। हमने 10 मिनट इसलिए रखे थे कि मुझे लगा कि व्याख्यान के बाद लोगों के पास प्रश्न होंगे, और जब इस प्रकार की बातचीत हो कि रोजगार के अवसर, और यदि विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसके सामने सबसे बड़ी चिंता होती है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो हमारे नौकरी में कितना काम आएगा। तो ये इतना ज्वलंत मुद्दा है कि इस पर जिज्ञासाएं होनी चाहिए। इस वजह से हमने 10 मिनट का समय उन लोगों के लिए रखा था। यदि किसी के पास कुछ हो जिज्ञासा तो बताएं। पीयूष जी। हाँ जी सर, 2 लोगों ने अपने हैंड रेज किए हैं। सो सबसे पहले दीपक, आप अपना सवाल बताएं। नमस्कार सर। सर, जैसा अभी तक हमने सुना है, पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर हम की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत बार सुना जाता है कि जो पत्रकारिता के लिए, उसके लिए किसी भी उसकी आवश्यकता होती है हिंदी के साथ साथ। क्या वो कंपलसरी होता है सर? किसके लिए? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अगर पत्रकारिता के विषय में हम बात करें, हाँ, तो उसमें सर किसी विशेष कोर्स की आवश्यकता होती है सर? केवल हिंदी से ही हम उसमें रोजगार मिल सकता है सर? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
प्रयोजन मूलक हिंदी विषय में एमए कराया जाता है। और अन्य जगहों में जो हिंदी पत्रकारिता है, हिंदी जनसंचार विभाग होता है, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में है। जैसे यहाँ IIMC है दिल्ली में। तो ये जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान है भोपाल में, ये सारे जो संस्थान हैं वो पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता में कोर्स चलाते हैं। तो पत्रकारिता करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। और यदि पत्रकारिता, फ्रीलांसिंग पत्रकारिता आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इस बीच में बताया है कि यूट्यूब के माध्यम से आप रोजगार का क्षेत्र चुन सकते हैं, लेकिन उसमें कोई किसी कोर्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि कोर्स किए रहेंगे तो उसमें भी आपको उसकी बारीकियां पता चलेंगी। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने के लिए हिंदी में, मतलब ग्रेजुएशन के बाद या एमए करने के बाद, आपको पत्रकारिता प्रयोजन मूलक हिंदी, कहीं नाम होता है, कहीं एमए इन मतलब जनसंचार, हिंदी जनसंचार में एमए, इस प्रकार के कोर्स करने होते हैं। उसको करने के बाद आप कर सकते हैं। और कुछ? जी सर, धन्यवाद। अगला सवाल है सर सिमरन की तरफ से। हाँ सिमरन, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर वो मैं ना बीए अभी मैंने बीए फर्स्ट ईयर ही किया, अभी सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ है। तो सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे हिंदी में इंटरेस्ट तो है, बहुत ही है, शुरू से ही है, लेकिन फिर भी हमेशा मिस्टेक्स तो होती रहती है हिंदी में, तो उनको सुधारना है। उनको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी सीखना चाहता है, तो आप सुनी होंगी कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजी पेपर पढ़ा करो। तो वैसे ही मतलब जो समाचार पत्र है वो इजिली अवेलेबल चीज है, कि जो वो हर रोज आपके सामने आता है। आप हिंदी अखबार पढ़ा करें, और जो जो गलतियां आप करते हैं, जैसे आप लिखते हैं मतलब की लिखते हैं, की में छोटी की मात्रा आपको लगानी है कि बड़ी की मात्रा लगानी है। तो सर की जब में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। वही, इसीलिए मैंने बताया कि जब आप समाचार पत्र हिंदी के इसका समाचार पत्र पढ़ेंगी, तो जहां आपको जिस वाक्य में की आए, तो आप उसको ध्यान दीजिए कि छोटी की मात्रा लगी है कि बड़ी की मात्रा लगी। जैसे एक इसमें मतलब अपवाद भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः वाक्य के बीच में जब की आए, तो ज्यादातर मतलब जब दो वाक्यों को जोड़ना है की से, तो की के साथ छोटी की मात्रा लगेगी। और यदि जोड़ना नहीं है दो वाक्यों को, तो फिर वो बीच में आए चाहे लास्ट में आए, बड़ी की मात्रा लगेगी। ठीक है। तो ये वर्तनी अशुद्धियां सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किताब पढ़ें। और किताब से ज्यादा अच्छा तरीका है कि समाचार पत्र पढ़ें। रोज एक न्यूज पढ़ें हिंदी की, और उसके बाद जो जो गलतियां करती हैं उसमें ध्यान दीजिए कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रही है। सुधर जाएगी आपसे एकदम आराम से आपकी गलती। थैंक यू सर। पूजा, आपका सवाल पूछ सकते हैं आप। सुप्रभात सर। सुप्रभात। सर मैं कोई सवाल तो नहीं करना चाहूंगी, पर अपना एक छोटा सा अनुभव है सर, उसको आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। सर करूँ मैं? हाँ बिल्कुल। सर जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो उसके बाद मेरे को मतलब बोला गया कि अब आपने किस विषय से अपनी एमए करनी है, तो आप देख लो जिसमें आपकी पकड़ हो ना, आप वो करो। तो मैंने बोला कि वैसे तो सारे सब्जेक्ट ठीक होते हैं, बाकी अपने फादर को बोला कि आप बता दो क्या करूं, तो वो कहते हैं हिंदी भी बहुत अच्छी है। तो सर जैसे जैसे मतलब मैंने लोगों से बात करी कि मैं हिंदी विषय से अपनी एमए करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला हिंदी, ये विषय क्यों चुन रहे हो तुम, तुम्हारे पास तो इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, तो तुम्हें यही विषय क्यों चुनना है भाई, और तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, पर हिंदी में क्यों जा रहे हो।
अब ये सब बातें सुन के सर उनके मुंह से थोड़ा मन विचलित हुआ कि भाई क्या पता ये सही बोल रहे हो, हमसे बड़े हैं उम्र में और सही बोल रहे हो क्या पता। तो उसमें ये लगा कि हिंदी लेके ना शायद गलती कर दी कहीं पे। पर सर जैसे जैसे हम कॉलेज में गए वहां पे सर वेबिनार, शशि मैम ने इतने अच्छे अच्छे हिंदी के प्रोग्राम किए सर, और उसमें जैसे जैसे हमने पार्टिसिपेट किया सर, तो आज उन लोगों को बोलते हुए ना इतना गर्व महसूस होता है कि हाँ हमने हिंदी लेके ना बहुत अच्छा किया। और मेरे मेरे पापा का जो फैसला था ना वो बहुत अच्छा गया। और अब मेरी एमए कंप्लीट हो चुकी है सर, फिर भी शशि मैम हमें किसी ना किसी तरह से बड़ा प्रोत्साहित करती है, ऐसे ऐसे वेबिनार में मतलब आमंत्रित करती है हमें। अभी भी इन्होंने ग्रुप में जोड़ा हुआ है एमए होने के पश्चात भी, कि हमारे बच्चे ना इस प्रकार के जो वेबिनार होते हैं मतलब वो अटेंड करें, उनको आगे बढ़े। तो शशि मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू यादव सर, आपने इतनी अच्छी बातें हिंदी के बारे में बताई। आगे मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको सरकारी नौकरी ही लगे तभी आप हिंदी में कामयाब हो चुके हो, आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, आगे भी हम हिंदी के थ्रू अपने कदम बढ़ा सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। पूजा जी। हाँ जी सर। हाँ, कि कुछ लोगों ने आपसे कहा कि हिंदी हिंदी ही क्यों, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आप ये कल्पना करिए कि जो चीज हमारे पास होती है हाँ जी वो सर। हमारे बहुत कम महत्व रखती है, और जो हमसे दूर होती है वो हमारे महत्वपूर्ण होती है। तो इसी प्रकार से जो ये विषय है ना, हिंदी हमारे लिए हमारी इतनी मतलब इतना अधिक हमारी अपनी है कि इसके महत्व को हम समझते ही नहीं है। और आपको गर्व होता है उन लोगों को कहते हुए, और इससे इतर जाकर के थोड़ा सोचें कि यदि उनको भी ये अवसर मिलता ना तो उनकी भी अपनी भ्रांतियां दूर होती और उन्हें भी अपने आप पर गर्व होता। कहीं ना कहीं यही कारण है सर उनका हिंदी विषय से पिछड़ने का, कि उनको आगे शायद मौका नहीं मिला कभी अपनी भाषा को जानने का। हाँ बिल्कुल, हम अपनी भाषा को सबसे ज्यादा जानते हुए भी सबसे अशुद्ध लिखते हैं। हाँ जी। हमें मौका मिलता है कि हम 6वीं क्लास में अंग्रेजी सीखने का, जो हम लोगों का वो एज ग्रुप है, उसमें 6वीं क्लास में हम लोग अंग्रेजी सीखे होंगे, लेकिन उसके बावजूद बहुत लोग अंग्रेजी बहुत बढ़िया लिखते हैं, लेकिन उनसे कह दिया जाए जो बचपन से जानते हैं हिंदी, उसमें बहुत अशुद्धियां करते हैं। इसका कारण यही है कि उसको हम बहुत दरकिनार करते गए, दरकिनार करते गए। तो जिसको हम दरकिनार करेंगे वो हमें दरकिनार कर देगी। जी सर बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। राजू कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक, राजू आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर मैं IBPG कॉलेज में का छात्र हूँ सर, और अभी 2nd ईयर में हुआ हूँ, बट अभी कॉलेज बंद होने के उससे ना तो मैं स्कूल ज्वाइन करा है सर। तो सर मैंने ना तो मैं यहाँ पे हिंदी विषय पढ़ाता हूँ सर, हिंदी SST और साइंस वगैरह। तो यहाँ के टीचर वगैरह कहते हैं हिंदी क्या पढ़ाते हो, हिंदी कोई सब्जेक्ट है सर, रीडिंग का ही है। मैं कहा मैम ग्रामर देखो, व्याकरण देखो, तब आपको पता लगेगा। तो मैंने ये सब पढ़ाया था, कह रहे हिंदी भी कोई पढ़ाने की चीज होती है। जब आपके सामने ये प्रश्न सवाल आए कि हिंदी भी कोई विषय है, तो आप कहिए कि हिंदी वो विषय है जो सारी विषयों को जानने, सुनने, समझने, पढ़ने, लिखने का द्वार खोल, जो अंग्रेजी नहीं सकता, तो अंग्रेजी के भारत गांवों में बसता है और की पहुंच अंग्रेजी तक होती है। अपनी भाषाओं में या अधिकतर तो हिंदी में ही होती है, लोग हिंदी ही जानते हैं। आप उनसे कहिए कि आप हिंदी नहीं जानते तो आप विज्ञान कैसे पढ़ते, सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ते, उनकी अपनी कोई भाषा है क्या? तो हिंदी भाषा है, और भाषा सारी चीजों को की शुरुआत करने का माध्यम होती है। बस वही जब मैंने पहले कहा ना कि कोई चीज अपनी होती है
तो बहुत कम महत्वपूर्ण होती है। मामला यही होता है, लेकिन अपने आप को वही साबित करने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि वो गहराई लानी है कि हम किसी के सामने प्रस्तुत हों तो उसको खुद अपने आप पे झिझक हो कि हम अपनी भाषा को कितना कम जानते हैं। तो ये अवसर है आप लोगों के पास हिंदी में पढ़ाई लिखाई करते हुए कि हिंदी के महत्व को स्थापित करने की जिम्मेदारी है आप लोगों के पास। आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद सर। सर अब तो सारे बच्चों के जिज्ञासाएं और सवाल हो चुके हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि अब इस वेबिनार को समाप्ति की तरफ ले जाना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर शशि प्रभा मैम से कि इस वेबिनार को अपने शब्दों से समाप्त करें। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मैम को। मैम म्यूट पे हैं आप। मैम अभी भी म्यूट है मैम। मैम म्यूट पे दिख रहा है। अभी नहीं हुआ मैम। अनम्यूट करो आप अपने आप को। अनम्यूट है अर्पणा, इधर से पता नहीं। एक सेकंड। आपने वहाँ से आवाज आ रही है। अपने वाले के स्पीकर ऑफ करो तो इको हो रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी मैम, बट इको हो रही है। आप अपने वाले के स्पीकर ऑफ। मैंने उसको म्यूट कर दिया है। हाँ, अभी भी इको है। अच्छा क्या मैम? प्रबंध समिति के उप प्रधान श्रीयुत बलराम नंदवानी जी, महासचिव श्री एलन मिगलानी जी, प्राचार्य महोदय डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर गोपाल यादव जी, अधिकारी राजभाषा, मेधा आयोजन समिति के सदस्य मिस्टर पीयूष गुप्ता जी और सुश्री शिवानी चहल जी, प्लेसमेंट सेल की संयोजिका डॉक्टर अर्पणा जी, उपस्थित प्राध्यापक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, वंदन, आभार। वर्तमान में युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। स्नातक कर जाते हैं, स्नातकोत्तर हो जाते हैं, परंतु दिशा के अभाव में वो रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। हमारी उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जो एमए हिंदी के विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बावजूद घर पर बैठ जाते हैं, तो तात्पर्य यह है कि उन बच्चों को आगे दिशा नहीं मिलती। और आज का जो ये वेबिनार है, हिंदी भाषा और रोजगार के अवसर, मैं समझती हूँ कि हमारे सभी छात्रों को एक दिशा देने का कार्य करेगा। आज उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। इस वेबिनार के सफल आयोजन के लिए मैं सबसे पहले अपनी प्रबंध समिति, जिनके कुशल निर्देशन में ये आयोजन हुआ है, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। प्राचार्य महोदय के कुशल मार्गदर्शन के लिए, सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी छत्र छाया में हमारा महाविद्यालय दिन दोगुनी
रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। और मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर गोपाल यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने इतनी व्यस्तता के बावजूद हमारा नम्र निवेदन स्वीकार किया और हमारे छात्रों को रोजगार के अनेक अवसरों का ज्ञान प्रदान किया, उन्हें लाभान्वित किया। हम सभी जानते हैं कि वैदिक संस्कृत से चलकर हमारी जो हिंदी भाषा है, अनेक पड़ावों को पार करते हुए विश्व में तीसरे नंबर पर आ गई है। बोलने वाले की संख्या के आधार पर देखें तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो तीसरे नंबर पर बनकर उभरी है। वर्तमान समय में चाहे अपना भारतवर्ष हो, चाहे भारत से बाहर विदेशों में, अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। जैसा कि यादव जी ने बताया कि छात्रों में दक्षता का होना, जो भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए, उस मजबूत पकड़ की आवश्यकता है। आप अगर मैं विदेशों की बात करूं तो जो हिंदी भाषा है पूरे विश्व में दृढ़ता के साथ अपने चरण आगे बढ़ाती चली जा रही है। आप रूस में देखोगे कई विश्वविद्यालयों में अलग से हिंदी विभाग हैं। इसी तरह से आप अमेरिका में 67 विश्वविद्यालयों में और चीन के 20 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ हमारी भारतीय छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदी तो जो विदेशी छात्र हैं जिनको हिंदी का समुचित ज्ञान है, उनको भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। आप और भी देखोगे समाचार पत्र, सबसे अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होते हैं और इसी प्रकार से सबसे अधिक देखे जाने वाले चैनल भी हिंदी के ही हैं। और आप कंपनीज देख सकते हो, गेल है, कोल इंडिया है, IOCL है, NTPC है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बैंकिंग का क्षेत्र है। इसमें अनेक रोजगार के अवसर उपलब्ध, स्वर्णिम अवसर कहूंगी मैं तो, कि अनेक स्वर्णिम अवसर उपलब्ध हैं। इसी तरह से अगर हिंदी के साथ साथ आपकी अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत है तो आप अनुवादक बन सकते हैं। आज जो अंग्रेजी की इतनी किताबें हैं उनका हिंदी में अनुवाद का प्रचलन जोरों पर है। आप दुभाषीय की नौकरी कर सकते हैं। चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, प्रबंधन में आज के समय में हिंदी ने अपना दबदबा कायम किया हुआ है। विज्ञापन की दुनिया में देख लो आप, 75% विज्ञापन हिंदी में प्रसारित होते हैं। मनोरंजन की दुनिया में हिंदी का बहुत अधिक मुनाफे का सौदा है। जो हिंदी सिनेमा जगत है उससे जुड़कर लाखों लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं। अगर आप में वाक्पटुता है, अगर आपकी हिंदी भाषा पर पकड़ है, तो आप मंच संचालन को भी अपना रोजगार का माध्यम बना सकते हैं। एक एक मंच संचालक कई लाख रुपए लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया रोजगार का साधन है। और आज मैं समझती हूँ कि डॉक्टर गोपाल यादव जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया है। चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हमारे जो विद्यार्थियों की भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का निराकरण किया है। तो सर, मैं इस सुंदर व्याख्यान के लिए एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करते हुए 4 पंक्तियां नजर करना चाहूंगी। सर, आपके पास है
अथाह ज्ञान भंडार ज्ञान गंगा प्रवाहित कर दिया छात्रों को आधार। निश्चित रूप से ये ज्ञान पिपासु चातक करेंगे सकारात्मक सुधार। व्यक्त करती हूं मैं कोटि कोटि आभार। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ आज के वेबिनार के सूत्रधार जो मेधा आयोजन टीम है उसके सदस्यों का मिस्टर पीयूष गुप्ता व सुश्री शिवानी चहल जी का धन्यवाद करती हूं, जो बिना किसी स्वार्थ के छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हकीकत में वही धन्यवाद का हकदार है जो बिना स्वार्थ के मदद करने को तैयार है। और मैं पीयूष गुप्ता जी का, सुश्री शिवानी चहल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और इसके साथ साथ हमारी जो रोजगार प्रकोष्ठ की संयोजिका हैं, मेरी छोटी बहन डॉक्टर अर्पणा गर्ग जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इस वेबिनार को सफलता के साथ आयोजित किया। और जो समस्त आयोजन टीम है सभी को बहुत बहुत बधाई संप्रेषित करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ मैं विद्यार्थियों के लिए एक सूचना भी संप्रेषित करना चाहूंगी कि इसके बाद हमारी मेधा टीम अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा परिचर्चा करना चाहती है, तो कृपया छात्र लेफ्ट ना करें